गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है साइको एनालिटिक अप्रोच टू स्टडी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मनोगतिक उपागम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे उपागम हैं, जिनमें से एक प्रमुख उपागम है मनोगतिक उपागम या साइको एनालिटिक अप्रोच। साइको एनालिटिक अप्रोच सिगमंड फ्राइड ने विकसित की थी। इन्होंने इस अप्रोच को विकसित करने के लिए अनेक अध्ययन किए। वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन थे, एक चिकित्सक थे। अपने पेशे के आरंभिक दौर में उन्होंने शारीरिक व संवेगात्मक समस्याओं से ग्रस्त लोगों के उपचार के लिए हिप्नोसिस या सम्मोहन विधि का इस्तेमाल किया। उन्होंने चिकित्सा के दौरान ये महसूस किया कि लोग अपनी समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं और जब वो बात कर लेते हैं तो उसके बाद वो अच्छा महसूस करते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंटरनल फंक्शंस ऑफ माइंड यानी मन के आंतरिक प्रकारों को समझने के लिए 3 तकनीकों का इस्तेमाल किया। पहला फ्री एसोसिएशन, मुक्त साहचर्य, दूसरा ड्रीम एनालिसिस और तीसरा एनालिसिस ऑफ एरर। फ्री एसोसिएशन में व्यक्ति को बोलने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है या उसको बताया जाता है कि आपके मन में जो आ रहा है आप उसको बताते जाइए बिना किसी अवरोध के। और ड्रीम एनालिसिस में फ्राइड ने सपनों का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, सपनों के अर्थ निकाले और लोगों को जागरूक किया उनके बारे में और उनकी समस्याओं का समाधान इससे किया। एनालिसिस ऑफ एरर्स, गलतियों का विश्लेषण। जैसे हम आमतौर पर स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। इन विश्लेषणों के आधार पर फ्राइड ने लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रयास किया। फ्राइड ने चेतना के स्तरों का भी अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि चेतना के 3 स्तर होते हैं, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के 3 स्तर बताए फ्राइड ने। फर्स्ट, कॉन्शियस या चेतन। चेतन में वो सभी अनुभव होते हैं जिनके बारे में हम जागृत होते हैं, वर्तमान में जिनके बारे में हमें पता होता है, जानकारी होती है, वो सभी अनुभव हमारे चेतन होते हैं। प्री कॉन्शियस या अर्ध चेतन में हमारे वे सभी अनुभव होते हैं जो हमें याद तो नहीं है, लेकिन जिनको याद करने के लिए जरा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है तो वो याद आ जाते हैं। जैसे हम बहुत सालों बाद किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं, किसी सहेली से मिलते हैं, तो हमें उसका एकदम से नाम याद नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने के बाद हमें उसका नाम याद आ जाता है। तो ये हो गया अर्धचेतन। और तीसरा है अनकॉन्शियस या अचेतन। अचेतन में हमारे वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जिनके बारे में हम जागृत नहीं होते और कोशिश करने के बाद भी वो हमारे चेतन में नहीं आ पाते हैं। तो अचेतन मन के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। फ्राइड ने अचेतन को ही मेन माना है, अध्ययन के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने कहा है कि जो ये अचेतन होता है वही व्यक्तित्व का निर्धारक होता है। अब हम जानेंगे कि फ्राइड ने जिसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी का, अनकॉन्शियस या अचेतन होता क्या है। अनकॉन्शियस में मूल प्रवृत्तिक या पार्श्विक अंतर्नोदों का भंडार है। अनकॉन्शियस में इंस्टिंक्चुअल ड्राइव होते हैं जो हमारी मूल प्रवृत्ति है या जो हमारे पार्श्विक अंतर्नोद हैं, ड्राइव्स हैं, वो सारे किस में होते हैं, अनकॉन्शियस में।
फ्रॉइड ने ये बताया कि जो मनोवैज्ञानिक द्वंद्व हैं यानी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि दो वस्तुओं के बीच में चुनाव करने की जो अवस्था होती है कि जो हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आदि जो द्वंद्व होते हैं वो सारे अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं। फ्रॉइड ने एक और बात बताई अनकॉन्शियस के बारे में, अचेतन के बारे में, कि जो सोशली डिजायरेबल मेथड हम ढूंढते रहते हैं, सोशली डिजायरेबल मेथड टू एक्सप्रेस अनकॉन्शियस ड्राइव्स और ट्राई टू हाइड देम फॉरएवर। अचेतन आवेगों की अभिव्यक्ति के लिए हम सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों की खोज करते रहते हैं या हमेशा हमेशा अभिव्यक्त करने से उनको बचते रहते हैं। यानी व्यक्तित्व कहाँ निर्धारित होता है कि हमारे अंदर, हमारे अनकॉन्शियस के अंदर जो ड्राइव्स होते हैं उन ड्राइव्स को हम या तो बाहर निकालने के लिए सोशली डिजायरेबल यानी कि सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों की खोज करते रहते हैं या फिर उनको हम हमेशा हमेशा के लिए दबाए रखना चाहते हैं, छुपाए रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। और ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये बाहर आने का प्रयास करते रहते हैं, जो हमें जिनका हमें पता चलता है विस्मरण से, अशुद्ध उच्चारण से, मजाक या स्वप्नों के विश्लेषण से हम इन तक पहुंच सकते हैं। यानी ये सारी बातें जो हैं वो अचेतन तक पहुंचने का साधन फ्रॉइड ने बताया है। फ्रॉइड ने जो विधि विकसित की है उसका नाम साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषण है। इसका अर्थ क्या है? टू ब्रिंग अनकॉन्शियस मटेरियल इनटू कॉन्शियस। फ्रॉइड ने बताया कि हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स दबे हुए होते हैं उनको अगर हम कॉन्शियस में ले आते हैं, हम अपने चेतन में ले आते हैं, जो पेशेंट होता है या जो सब्जेक्ट होता है उसको हम उनके बारे में जागृत कर देते हैं तो उसकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाती है। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताने के बाद फ्रॉइड ने व्यक्तित्व की संरचना का उल्लेख किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके सिद्धांत में। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर कैसे या पर्सनालिटी कैसे बनती है, कैसे किन किन एलिमेंट्स से उनका निर्माण होता है, पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इन्होंने 3 बताई हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। सबसे पहले हम जानेंगे इड क्या होता है। इड, इसको हिंदी में इदम या इड कहते हैं। आई इंस्टिंक्चुअल, डी ड्राइव्स, यानी इड क्या है? हमारे इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स यानी कि हमारे मूल प्रवृत्ति प्रक अंतर्नोद। ये किस पे डिपेंडेंट है, किस पर आधारित है? इसको हम जानेंगे सुखेप्सा के सिद्धांत पर, प्लेजर प्रिंसिपल पर ये आधारित है। ये मानता है जो नवजात शिशु होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसमें टोटली इड होता है, इसमें प्लेजर प्रिंसिपल होता है। जो छोटा बच्चा है वो कभी भी यह नहीं सोचता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या मेरी पिटाई हो जाएगी। उसको जब जो चीज चाहिए उसके लिए वो शोर मचाना या रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ये सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है। इड में अपना सुख देखा जाता है, अपने सुख और अपनी सुविधा का ध्यान रखा जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें 2 प्रकार की एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी और एग्रेसिव एनर्जी। इसमें कुछ कामुक ऊर्जा होती है और कुछ आक्रामक ऊर्जा होती है। इड पूरी तरह से अनकॉन्शियस होता है, इसमें चेतन अचेतन अर्ध चेतन नहीं होते हैं। इड में पूरी तरह से अनकॉन्शियसनेस होती है, अचेतन होता है। दूसरा है ईगो, इसको अहम कहा जाता है हिंदी में। यह रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित है, वास्तविकता का सिद्धांत, इसमें वास्तविकता के सिद्धांत को ये फॉलो करता है। यह धैर्यवान और तर्क संगत होता है। इसमें यह व्यक्ति को पेशेंस और लॉजिक सिखाता है, लॉजिकल थिंकिंग सिखाता है, पेशेंस सिखाता है। इसमें
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति वास्तविकता के सिद्धांत का पालन करता है, यानी वो देखता है कि मेरी आवश्यकताएं यहाँ पूरी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। अगर वास्तविकता में वो पूरी करना उसको पनिशमेंट तक ले जाता है तो व्यक्ति उन आवश्यकताओं को जो है वो पेशेंटली स्थगित कर देता है उस समय के लिए। तीसरा है सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या है? मोरल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शन, मानसिक क्रियाओं की नैतिक शाखा के रूप में सुपर ईगो को बताया गया है। सुपर ईगो ईगो और इड को कंट्रोल करता है। इसमें जितने भी चाहिए वाले सेंटेंस होते हैं, मुझे ये करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, जितने भी चाहिए वाले सेंटेंस होते हैं वो सुपर ईगो के अंदर आते हैं। सुपर ईगो मनुष्य को अपराध बोध, भय और दुश्चिंता से बचाता है, उसको कम करता है, यानी वो कार्य करने नहीं देता जिससे बाद में उसको अपराध बोध हो, भय हो, दुश्चिंता हो। इड ईगो और सुपर ईगो को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चे का आइसक्रीम खाने का मन करता है, एक आइसक्रीम के ठेले को देखकर उसका मन करता है आइसक्रीम अभी होनी चाहिए। अब उस एक तो इड है, इड कहता है कि अभी आइसक्रीम होनी चाहिए, अभी मुझे खाना है। इड ये कहता है, उसका मन करता है कि आइसक्रीम छीनूं और भाग जाऊं, लेकिन ईगो उसका कहता है कि रियलिटी में अगर मैंने आइसक्रीम छीनी और भागा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और पिट जाऊंगा। उसके बाद सुपर ईगो कहता है कि नहीं, आइसक्रीम चुराना या छीन कर भागना गलत बात है, इसलिए आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। अब इन ईगो, इड और सुपर ईगो की, इड है कि खानी है और सुपर ईगो है कि नहीं चुरा कर नहीं खानी चाहिए का सॉल्यूशन हमारा ईगो निकालता है कि हमें खानी भी है और हमें जो है वो चुरा कर भी नहीं खानी है, तो हम घर जाएंगे, मम्मी से पैसे लेंगे और आकर आइसक्रीम खरीद कर खा लेंगे, या पास में हमारा कोई रिलेटिव है उनसे पैसे लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और लेकर खा लेंगे। तो इसमें ईगो जो है वो इड और सुपर ईगो दोनों के बीच में बैलेंसिंग करता है, इसलिए इसको रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड माना जाता है कि ना तो ऐसा होना चाहिए कि इड की सारी इच्छाएं हावी होनी चाहिए और ना ही सुपर ईगो की सारी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं व्यक्ति को फिर सामान्य नहीं रहने देते हैं। तो इन दोनों का बीच का रास्ता ईगो निकालता है, इसलिए ईगो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियां बताई, इंस्टिंक्ट बताई। इंस्टिंक्ट्स के दो टाइप बताए हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट जीवन प्रवृत्ति जिसके अंदर व्यक्ति रचनात्मक कार्य करता है, और दूसरी है डेथ इंस्टिंक्ट मृत्यु प्रवृत्ति या मुमूर्षा, इसमें व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का इस्तेमाल करता है या विध्वंसात्मक कार्य करता है। फ्राइड ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अध्ययन किए हैं, वो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, अहम की रक्षा युक्तियां। अहम यानी ईगो और डिफेंस मैकेनिज्म्स यानी कि रक्षा करने के साधन या युक्तियां। हमसे कोई गलती हो जाती है, मान लो हमने कोई मिस्टेक कर दी है या कोई गलत काम हो गया है, तो वो उसमें हमारा ईगो जो है वो हर्ट होता है, हमारे ईगो को चोट लगती है, हमें हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग आती है। उस गिल्ट फीलिंग की वजह से हम अपने आप को सामान्य नहीं रख पाते हैं और बार बार वही बात, वही जो घटना है वो हमारे सामने आती रहती है और हमें सामान्य व्यवहार प्रभावित हो जाता है। उस असामान्य व्यवहार से बचने के लिए ईगो अपने आप को बचाता है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ रक्षा युक्तियों का इस्तेमाल करता है या उनकी रचना करता है। ये
मूल प्रवृत्ति परक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक से अहम की रक्षा करती हैं। ये रक्षा युक्तियां होती हैं जो वास्तविकता को विकृत करके और दुश्चिंता को कम करने का प्रयास करती हैं, कि वास्तविकता को थोड़ा सा विकृत कर देती, थोड़ा सा उसमें विकृति ला देती हैं, थोड़ा सा बदलाव ला देती हैं। उसमें बताया जाता है कि भाई जैसे हमने कुछ किया है तो उसमें मेरा कसूर थोड़ा ना था, उसका भी था, तो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और फ्राइड ने कुछ रक्षा युक्तियों के नाम बताए हैं और उनके फंक्शंस बताए हैं जिनके साथ व्यक्ति अपने अहम की रक्षा करता है। फर्स्ट है रिप्रेशन, दमन। दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार या विचार को चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिया जाता है, एकदम से उसको भूल जाते हैं। व्यक्ति उस घटना को, उस दुर्घटना को भूलने का प्रयास करता है और अपनी चेतना के स्तर से एकदम से उसको हटा देता है। चेतन से हटा देना रिप्रेशन, यानी उसका एकदम से दमन कर दिया गया है अचेतन में। दूसरी डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। अपने विशेषकों को दूसरों पर आरोपित करना। जो अब हमारे अपने गुण हैं, हम उन गुणों को दूसरों के ऊपर आरोपित कर देते हैं। मान लो हमें गुस्सा आ रहा है या हम गुस्से वाले हैं, तो हम दूसरों को ये बता देते हैं कि सामने वाला गुस्सा करने वाला है या ऐसे इस व्यवहार का व्यक्ति है, इसलिए मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। यानी हम अपने गुणों को दूसरों के ऊपर आरोपित कर देते हैं। तीसरा है डिनायल, अस्वीकरण। वास्तविकता को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है। इस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स में हम वास्तविकता को मानने से मना कर देते हैं। जैसे हमने मूवीज में एक सीन देखा होता है कि डेड बॉडी उसके सामने पड़ी हुई होती है, लेकिन वो रोते हुए कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता। अब हम जो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ही क्या है? डिनायल है, कि वास्तविकता को हम मना कर देते हैं स्वीकार करने से। अगला है रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। इस डिफेंस मैकेनिज्म में वास्तविक भावनाओं व इच्छाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार किया जाता है, कि जितनी नेगेटिव भावनाएं हमारे अंदर हैं उनको दबाकर उनसे ठीक विपरीत पॉजिटिव भावनाओं का हम प्रदर्शन करते हैं। इसमें एक उदाहरण किया जाता है कि एक सौतेली माँ होती है, वो अपने सौतेले बच्चों से जरूरत से ज्यादा नफरत करती है, लेकिन उस नफरत को वो दिखा नहीं सकती है, इसलिए वो रिएक्शन फॉर्मेशन का निर्माण करती है और उन बच्चों के साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करती है, मीठा व्यवहार करने का प्रयास करती है। तो ये इच्छाओं के ठीक विपरीत हो गया। कहाँ तो वो उनको मारना चाहती है और कहाँ उनको उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है कि उनके बिना वह जी नहीं सकती है। अगला है रैशनलाइजेशन या युक्तिकरण। अपनी तर्कहीन भावनाओं को, व्यवहार को तर्कयुक्त व स्वीकार्य बनाने का प्रयास किया जाता है इस डिफेंस मैकेनिज्म में, कि हमारी जो भावनाएं हैं वो गलत बेशक से हैं, लेकिन हम उनको अपने आप को ठीक ठहराने के लिए उनको तर्क देना शुरू कर देते हैं। इसमें उदाहरण लिया जाता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपने कारणों से पीट रहा है, कि लड़ाई तो उनके आपस में हो रखी है, लेकिन उस लड़के को, उस बच्चे को पीटते हुए वो कहता है कि ये बुरा लड़का है और सबको परेशान करता रहता है, इसलिए मैं इसको पीट रहा हूँ। यानी हमारी जो तर्कहीन भावनाएं हैं उनका हमने युक्तिकरण कर दिया है, हमने रैशनलाइज कर दिया, उनको ठीक ठहराने की कोशिश की है। अगला है रिग्रेशन या प्रतिगमन। दुश्चिंता कम करने के लिए जीवन के प्रारंभिक समय में लौट जाना, कि कई बार क्या होता है कि दुश्चिंता इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम अपने बचपन में लौट जाते हैं, जीवन के प्रारंभिक समय में लौट जाते हैं। और जैसे नाखून चबाना, अंगूठा चूसना, ये इनके लक्षण होते हैं कि हम जैसे ही दुश्चिंताजनक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हम अपने बचपन के समय में वापस लौट जाते हैं। अगला है सब्लिमेशन,
या उदात्तीकरण इसको हिंदी में कहा जाता है, नकारात्मक ऊर्जा को समाज द्वारा स्वीकृत मार्गों में प्रयोग करना। कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा हम समाज में रहते हुए बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए उस नकारात्मक ऊर्जा को हम समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का इस्तेमाल करते हुए हम उसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा होता है, काटने चीरने में उसको बहुत ज्यादा मजा आता है, दूसरे बच्चों को पीटने में या उनके साथ चीरफाड़ करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उसको ब्लेड मार दिया, उसको चाकू मार दिया, ऐसे ऐसे व्यवहार करने में अच्छा लगता है उसको, लेकिन वो समाज में रहते हुए यह नहीं कर सकता, तो वो बड़ा होकर एक बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं बताई हैं, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं, इसलिए इनको 5 स्टेज थ्योरी कहा जाता है, 5 अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। पहली अवस्था बच्चे के विकास की होती है, ओरल स्टेज या मौखिक अवस्था। यह जन्म से कुछ महीनों तक रहती है। इसमें ओरल सकिंग और ओरल बाइटिंग यानी मुंह से चूसना और काटना। इस अवस्था में जो मनोरंजन का या सुख का जो साधन होता है मुख होता है, मुख से ही बच्चा खाना प्राप्त करता है, पहले चूसता है और फिर उस दूसरी अवस्था आ जाती है इसी अवस्था की कि वो जब उसके दांत आ जाते हैं तो वो काटना भी शुरू कर देता है। अगली स्टेज है, जैसे ही ओरल स्टेज खत्म होती है एनल स्टेज आ जाती है, गुदी अवस्था। इस अवस्था में बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग लेता है। गुदी अवस्था में बच्चा मलमूत्र त्याग करना सीखता है और ये चीज उसको इम्पोर्टेंट लगती है क्योंकि माँ उसको ज्यादा इस पे ध्यान देती है, बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग पे ध्यान देती है, तो वो इस बात को अपनी इम्पोर्टेंस मानने लगता है कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे सिखाया जाता है, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे इम्पोर्टेंस मिलेगी और अगर नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगा तो मुझे इम्पोर्टेंस। तीसरी स्टेज है लैंगिक अवस्था, फॉलिक स्टेज। इस अवस्था में बच्चा अपने से अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स के प्रति आकर्षित होता है। इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक लड़कों में और दूसरा लड़कियों में। लड़कों में इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। इडिपस एक ग्रीक कथाओं में एक लड़का माना जाता है जिसने अनजाने में अपने पिता की हत्या कर दी थी और अपनी माता से शादी कर ली थी। तो इस कॉम्प्लेक्स में ये बताया गया है कि बच्चा जो है वो अपनी माँ के प्रति आकर्षित होता है और अपने पिता को वो प्रतिद्वंदी मानता है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी लड़कियों में यह कॉम्प्लेक्स, यह मनोग्रंथि होती है। इसमें लड़कियां अपनी माता को प्रतिद्वंदी मानती हैं और पिता से प्रेम करती हैं। इन ग्रंथियों का, इन मनोग्रंथियों का खात्मा होता है जब सेम जेंडर के माता पिता के साथ बच्चा तादात्म्यकरण करना शुरू कर देता है, आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर देता है और अपने सेम जेंडर के माता पिता को अपना प्रतिद्वंदी न मानकर अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर देता है। अगली 4th स्टेज है लेटेंसी स्टेज, काम प्रसुप्ति अवस्था। इसमें जो सेक्सुअल एनर्जी है वो सुप्त हो जाती है, वो एकदम एक तरीके से जो है वो लेटेंट हो जाती है और एनर्जी यूज की जाती है सोशल एंड अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में। जो सामाजिक और सीखने संबंधी जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर ही अपनी एनर्जी को व्यक्ति बहाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो लास्ट 1 स्टेज है वो है जेनिटल स्टेज, जननांगीय अवस्था। परिपक्व तरीके से सामाजिक व काम संबंधी आचरण करना इस अवस्था में सीख लेते हैं। ये किशोरावस्था के बाद की अवस्था है। इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है और समाज के
अनुसार ही अपने कार्य और व्यवहार करना सीख जाता है। फ्रॉइड ने बताया कि इन अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में असफल विकास के कारण उस अवस्था पर बच्चे का स्थिरण या फिक्सेशन हो जाता है, और कभी भी जब उसको प्रॉब्लम फील होती है, कभी भी कोई समस्या उसको उत्पन्न होती है, तो वह उसी विकास की उसी अवस्था में प्रतिगमन कर जाता है जिस अवस्था में उसका फिक्सेशन हुआ होता है। इस प्रकार आज हमने फ्रॉइड का व्यक्तित्व सिद्धांत किया। धन्यवाद।